मेरे पति आकाश का देहांत हो गया था। 35 वर्ष की उम्र नहीं हुई थी। उन्हें कोई लंबी बीमारी नहीं थी, बस अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। अभी तक जो मित्रगण आते रहे थे, लेकिन पति के देहांत के बाद कोई नहीं आया। इसमें उनका भी दोष नहीं, वहाँ की जिंदगी ही इतनी व्यस्त थी। पहले 3 रातें मेरे साथ किरण सोई। अब से रातें अकेली ही गुजारनी थी। शायद हफ्ता गुजरने तक भी अकेले बितानी होंगी। क्या करूँगी, कहाँ रहूँगी, कुछ सोचा नहीं था। यूँ तो कहने को मेरी ननद भी अमेरिका में ही रहती थी, लेकिन वह ऐसे मौके पर भी नहीं आई थी। साल भर पहले कुछ देर के लिए आई थी। तब मुझसे कह के गई थी, रीता, आकाश बचपन से बड़ा विनोद प्रिय किस्म का है। तुम्हें दोष नहीं देती, लेकिन आकाश को कुछ हो गया तो भुगतोगी तुम ही। तुम लोगों की शादी को 10 बरस हो गए, देखती हूँ। पहले आकाश की हंसी जाती रही, फिर माथे पर अक्सर बल पड़े रहने लगे, साथ ही वह चुप रहने लगा। 5 साल से सिगरेट और शराब का सहारा भी लेने लगा है। रक्तचाप से शुरुआत हुई तनाव की। उसका कोलेस्ट्रॉल का स्तर ज़्यादा है। मुझे तो लगता है उनको और कुछ नहीं था, बस दीदी की टोका टोकी ही खा गई। उनसे मेरा सुख नहीं देखा गया था। रह रहकर अतीत मेरे दिमाग में घूमने लगा। मैंने दशकों से बहुओं के ऊपर होते हुए अत्याचारों को देखते सुनते मन में ठान ली थी कि मैं कभी अपने ऊपर किसी ज्यादती का होने नहीं दूंगी। अगर आप जुल्म ना सहे तो कोई कर ही कैसे सकता है। इस तरह समस्या जड़ से ही उखड़ जाएगी। लेकिन जैसे मैं शरीर की बेडौल हूँ, वैसे अक्ल की भी मोटी हूँ। मेरी लंबाई कम और चौड़ाई ज़्यादा है। जहाँ तक खूबसूरती का सवाल है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ होगी ही, वरना क्यों आकाश जैसा खूबसूरत नौजवान, वह भी अमेरिका में बसा हुआ एक सफल इंजीनियर, मुझे 18 वर्ष की अल्हड़ को एक बार ही देखकर पसंद कर लिया था। ऊपर से उन्होंने ना तो दहेज की मांग की थी और ना ही खर्च की नोक-झोंक हुई थी। मेरे माँ बाप भी होशियार निकले थे। उन्होंने एक बार की हाँ के बाद आकाश और उसके कितने रिश्तेदारों के कहने पर भी उन्हें एक झलक ना मिलने दी। माँ ने कह दिया था, शादी के बाद सुबह शाम अपनी दुल्हन को बिठाकर निहारना। डर तो था कि कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। माँ ने शादी के वक्त भी अपारदर्शी साड़ी में मुझे नक से सिर तक छिपाए रखा था। क्या मालूम था बारात ही ना लौट जाए। खैर, जैसे तैसे शादी हो गई। मैं सजी धजी ससुराल पहुंच गई। अभी तक तो घूंघट में कट गई। मर्फी का सिद्धांत है कि यदि कुछ गलत होने की गुंजाइश तो अवश्य होकर रहेगा। मैं कमरे में आकर बैठी थी कि ननद ने पीछे से आकर घूंघट सरका दिया। मैं बुरा भला सब सुनने को तैयार थी, मगर किसी ने कुछ कहा ही नहीं। मुंह दिखाई के नाम पर कुछ चीज़ें और रुपए मिलने अवश्य शुरू हो गए थे। दीदी अमेरिका से आई थीं। उन्होंने वहीं का खूबसूरत सेट मुझे मुंह दिखाई में दिया। बाकी रिश्तेदार और अड़ोसी पड़ोसी भी आते रहे। इतने में ही ददिया सास आईं। झट से बोली, लता, जरा आगे बढ़कर दादी जी के पैर छू लो। मैंने वहीं बैठे बैठे जवाब दे दिया, पैर छुआने का इतना ही शौक था तो ले आती गांव की गवार। मैं तो बीए पास शहरी लड़की हूँ। दादी को ऐसा चुप किया कि वह उल्टे पांव लौट गईं। कुछ देर बाद एक कमरे के पास से गुजर रही थी तो खुसुर फुसुर सुनाई पड़ी, इसको इतना गुमान है बीए करने का। एक आकाश की माँ एमए पास आई थी, जिसके मुंह से आज तक भी ऐसी वैसी कोई बात नहीं सुनी। अब आप ही बताइए, सास के एमए करने का पैर छूने से क्या सरोकार था। खैर, मुझे क्या पड़ी जो उन लोगों के मुंह लगती। मुझे कल मायके चले जाना था। उसके 4 दिन बाद आकाश के संग अमेरिका। वहाँ दीदी जरूर मेरी जान की मुसीबत बनकर 4 घंटे की दूरी 200 किलोमीटर पर रहेंगी। मैं पहले दिन से ही संभल कर रहूँगी तो वह मेरा क्या बिगाड़ लेंगी। अनचाहे ही मुझे किसी कवि की लिखी पंक्ति याद आ गई, क्षमा बड़न को चाहिए
छोटन को उत्पात। लेकिन देखूंगी दीदी की क्षमा कब तक चलेगी मेरे उत्पात के सामने। बड़ी आई थी मेरे से दादी जी के पैर छुआने। डॉक्टर होंगी तो अपने लिए, मेरे लिए तो बस एक सठियाई हुई रूढ़िवादी ननद थी। सच पूछिए तो पिछले 4 दिन में मुझे एक बार भी उनकी याद नहीं आई थी। मैं पिछले दिनों अपनी एक सहेली के यहाँ गई थी। पूरा 1 महीना उसकी देवरानी उसके घर रहकर आई थी। एक मेरी ननद थी जिनके चेहरे पर जवान भाई के मरने पर शिकन तक नहीं आई थी। जब मैं 10 वर्ष पहले आकाश के साथ इस घर में घुसी थी तो गुलाब के फूलों का गुलदस्ता हमारे लिए पहले से इंतजार कर रहा था। उसे ननद ने भेजा था। आकाश ने मुझे घर की चाबी थमा दी थी, लेकिन मुझे ताला खोलते हुए जैसे ननद वहाँ पहले से ही विराजमान हो। घर क्या था, जैसे किसी राजकुमार की स्वप्न नगरी थी। मुझे तो सब कुछ विरासत में ही मिला था, भले ही वह सब आकाश की 4 साल की कड़ी मेहनत का इनाम था। मैं इतनी खुश थी कि मेरे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। मेरे सब संबंधियों में इतना अच्छा घरवार उनके ख्याल से भी दूर की चीज़ थी। मैंने गुलाब के फूल बैठक में सजा दिए, मगर दीदी का शुक्रिया तो क्या अदा करती, उनकी रसीद तक नहीं पहुंचाई। 2-4 दिन बाद उनका फ़ोन आया तो कह दिया, हाँ मिल तो गए थे। एक बार दीदी शुरू में सपरिवार आई थी। वह रात को 9 बजे पहुंचने वाली थी। भला इतनी रात गए कौन उन लोगों के लिए इंतजार करता। मैंने 8 बजे ही खाना लगा दिया था। आकाश कुछ बोलते इससे पहले ही मैंने उन्हें सुनाकर कह दिया, 9 बजे आने के लिए कहा है, फिर क्या भरोसा कब तक आएं, आप खाना खा लो। वह ना चाहते हुए भी खाने के लिए बैठ गए थे। अभी खाना खत्म भी नहीं हुआ था कि दरवाजे की घंटी बजी। मैं बोली, आप खाना खाते हुए मत उठो, पहले खाना खत्म कर लो फिर दरवाज़ा खोलना। खाना खाकर आकाश दरवाज़ा खोलने गए। मैं बर्तन मांजने लगी। उधर ना पहुंची तो 15 मिनट बाद ही दीदी रसोई में आ गई और नमस्ते करके लौट गई। मैंने उन सब का खाना लगा दिया। दीदी ने हमसे भी खाने को पूछा, फिर बोली, इस देश में खाने की कमी नहीं है, हर चौराहे पर मिलता है। साथ ना खाना था तो कह देते, हम खाकर आते। तो क्या मैंने कहा था कि यहाँ आकर खाना खाएं, या उनको किसी डॉक्टर ने सलाह दी? मैंने सिरदर्द का बहाना बनाया और ऊपर शयन कक्ष में चली गई। खुद ही निपटे अपने भाईजान से। सुबह उठी तो दीदी चाय बना रही थी। क्या खाला जी का घर समझ रखा है, जो पूछने की भी ज़रूरत ना समझी। मैंने दीदी को लथाड़ा, आपने क्या समझा था कि मैं आपको उठकर चाय भी नहीं दूंगी? मेरी रसोई को अपनी रसोई समझा था। उसके बाद कभी दीदी को मेरी रसोई में घुसने की हिम्मत ना हुई। मैंने दीदी को नहाने धोने के लिए 2 तौलिए दिए तो वह 2 बच्चों के लिए और मांग बैठी। अपने घर में 4 तौलिए इस्तेमाल करें या 8, यहाँ एक दिन 2 तौलिए से काम नहीं चला सकती। मैंने एक पुराना सा तौलिया दे दिया। आखिर मेरा घर है, जो चाहूँगी करूँगी। उसके बावजूद कुछ ही दिनों बाद अचानक दीदी दोनों बच्चों के साथ मेरे यहाँ आ धमकी। रात को देर तक आकाश से बातें करती रही थी। वह पति महोदय से खटपट करके आई थी। मैं पूछ बैठी, आपने तो अपनी इच्छा से प्रेम विवाह किया था, फिर अब किस बात का रोना? दीदी से कुछ जवाब न देते बना तो मैं घबरा गई, कहीं दीदी जिंदगी भर मेरे घर डेरा ना डाल लें। अगली सुबह आकाश दफ्तर गए और मैं सोती दीदी के पास पहुंच गई। दीदी, वापस लौटने के बारे में क्या सोचा है? समझदार को इशारा काफ़ी है। उन्होंने हमारे घर रहकर पति महोदय से बिल्कुल बात न बढ़ाई। उसी दिन जीजा जी को फ़ोन किया और शाम को वापस अपने घर लौट गई। बस समझ लीजिए, तभी से उनका हमारे यहाँ आना जाना कुछ खास नहीं रहा। हम ही उनके यहाँ साल में 2-3 दिन के लिए चले जाते थे। जाते भी क्यों ना, वह बड़े आग्रह से जो बुलाती थी। बुलाती भी क्यों ना, आखिर उनकी पति से कम ही पड़ती थी। हमसे भी नाता तोड़ लेती तो आड़े वक्त में कहाँ जाती, कौन काम आता। और फिर उन पर क्या जोर पड़ता था हमें बुलाने में। उन्होंने खाना बनाने के लिए एक विधवा फुफेरी सास को साथ में रखा हुआ था। घर की सफाई करने वाली अलग आती थी। एक बार दीदी भारत गईं तो मेरे लिए माँ ने उनके साथ कुछ सामान भेजा।
जब मुझे सामान मिला तो उसमें से एक कटहल के डिब्बे का अचार गायब था। दीदी, अचार चाहिए था तो आप कह देती, मैं आपके लिए भी मंगा देती। चोरी करना तो बहुत बुरी बात है। बाद में माँ ने बताया कि अचार का डिब्बा भेजने से रह गया था। बात आगे हो चुकी थी तो फिर मैंने दीदी से कुछ कहने की ज़रूरत ना समझी। अभी पिछले दिनों दीदी फिर इंडिया गई थी। उन्होंने लौटकर फ़ोन किया, लता, तुम्हारे माँ बाबूजी से मिलकर आ रही हूँ, सब मज़े में हैं, मगर तुम्हारे लिए कुछ नहीं भेजा। हाँ, मैंने ही माँ को मना कर दिया था कि हर अरे गहरे के साथ कुछ न भेजा करें। फिर भी माँ किसी न किसी के हाथ सामान भेजती रहती हैं। एक पार्सल तो पिछले 8 बरस से आ रहा है, एक 6 महीने के बाद मिला था। खैर, जो हुआ सो हुआ। मैं अतीत को भूलकर वर्तमान के धरातल पर आ गई। मुझको अकेले में नींद नहीं आ रही थी। रात के 2 बज गए। एक तरफ आंसू नहीं थम रहे थे और दूसरी तरफ डर भी लग रहा था। इतने बड़े घर में भूख लग रही थी, मगर मैं अकेली थी, बिल्कुल अकेली। शरीर टूट सा रहा था। मैं माँ को इंडिया ट्रंक कॉल करने लगी। माँ, आप कुछ दिनों के लिए अमेरिका आ जाइए, मैं आपका टिकट भेज देती हूँ। माँ अपनी मजबूरी सुनाने लगी। विरासत में मिला सुख कुछ भी तो काम नहीं आ रहा था। पति के मरते ही कुछ भी अपना ना रहा। 10 वर्ष बाद भी उस घर में ना तो कोई अपनापन था, ना ही देश में। आकाश $1 लाख छोड़कर मरे थे। मैं एयर इंडिया को फ़ोन करने लगी। मैं वापस इंडिया जाना चाहती हूँ, अपने घर। भारत लौटकर पीहर पहुँची तो वहाँ कुछ और ही नज़ारा पाया। भाई की शादी हो चुकी थी, सो एक कमरा भाई भाभी का और दूसरे में मेरे माँ बाबूजी। मेरे बैठक में सोने का प्रबंध कर दिया गया था। मेरा सामान माँ के साथ। सुबह बिस्तर समेटते ऐसा लगा था जैसे उस घर में मैं फालतू थी। मैंने सोचा, सहना शुरू किया तो जिंदगी भर सहती ही रहूंगी। ऐसी कोई मेरी गई गुजरी स्थिति नहीं है। आखिर 10 लाख रुपए लेकर लौटी हूँ। चाहूँ तो इन चारों को खरीद लूँ। एक दिन भाभी जान फरमाने लगी, दीदी, पूड़ी तलवाने में मेरी मदद कर दो ना, मैं बेलती जाती हूँ। आखिर भाभी ने मुझे समझ क्या रखा था? मैं नौकरानी बनकर आई थी क्या वहाँ? इतना पैसा था मेरे पास कि 10 नौकर रख देती, लेकिन बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा था? मैं कुछ भी नहीं बोली थी। मदद नहीं करनी थी सो नहीं की। खाना खाने के वक्त भाभी ने अपना खाना परोसा और खाने लगी। मैंने भी खाना ले लिया, मगर वह बात मेरे मन को चुभ गई। जब माँ बाबूजी ही सब बातों में चुप्पी लगाए थे तो भाभी तो मेरी छाती पर मूंग दलेंगी ही। मैंने कहा, मेरे आने का तुम लोगों को इतना कष्ट हो रहा है तो मैं वापस चली जाती हूँ। मेरे पास इतना पैसा है, मैं उतने में ज़िंदगी भर मज़े से रहूँगी। ना किसी से कहना, ना किसी से सुनना। कोई कुछ भी ना बोला। मैं सन्नाटे में रह गई। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे माँ बाबूजी ही इतने बेगाने हो जाएंगे। फिर ससुराल से क्या आशा करती। घर छोड़ते हुए मेरे आंसू टपक पड़े। मैं अकेली रह गई थी, बिल्कुल अकेली, बिल्कुल धोबी का कुत्ता बनकर रह गई थी, ना घर की और ना घाट की। दोस्तों, आज की कहानी मेरी आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।